हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट का एक और क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, एक वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ये दूसरी वीडियो लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है एंड दोस्तों हमें इन चारों ऑप्शन के बारे में लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है जिसके बारे में आपको लिखना है वो है राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरा है अम्लीय वर्षा और उसके परिणाम, तीसरा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और चौथा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन चारों पॉइंट्स के बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा राष्ट्रीय जल मिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से देंगे। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना की है। NWM यानी कि नेशनल वाटर मिशन का मुख्य उद्देश्य पानी का संरक्षण, अपव्यय को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों में और राज्यों के भीतर इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है। NWM ने निम्नलिखित 5 लक्ष्यों की पहचान की है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में इस पॉइंट को लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यापक जल डाटाबेस और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन। दूसरा है हमारा जल संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य के कार्यों को बढ़ावा देना। अतिशोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा है जल उपयोगिता दक्षता में 20% की वृद्धि और बेसन स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना। और छठा है हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों की पहचान की गई है जिससे हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सतत विकास के लिए एकीकृत योजना बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से इस पॉइंट को लिखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण अभियान। पहला पॉइंट है हमारा कैच द रेन। राष्ट्रीय जल मिशन का अभियान कैच द रेन टैगलाइन के साथ राज्यों और हितधारकों को उपयुक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कल्पचर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। मॉनसून से पहले जलवायु की स्थिति जानकर उसका लाभ उठा सकें। इस अभियान के तहत चेक डैम, वाटर हार्वेस्टिंग पिट, रूफ टॉप RWHS आदि बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। उनकी भंडार क्षमता बढ़ाने के लिए अतिक्रमणों को हटाने और टैंकों की गंद निकालना, नहरों में अवरोध को हटाना जो उन्हें जल ग्रहण क्षेत्रों आदि से पानी लेने से रोकती हैं। लोगों की सक्रिय भागीदारी से बावड़ियों की मरम्मत और बंद हो चुके बोर, कुएं और अप्रयुक्त कुओं को उपयोग में लाया जाना। इन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में नगर पालिकाओं या ग्राम पंचायत कार्यालयों में वर्षा केंद्र खोलें। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है बेसिकली कैच द रेन के बारे में। ये राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों सही फसल। सही फसल 14 नवंबर 2019 को राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा अभियान शुरू किया गया था ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा सके जिन्हें पानी की गहन ज़रूरत नहीं होती है। इन फसलों में पानी का बहुत कुशलता से उपयोग किया जाता है और आर्थिक रूप से लाभकारी हैं। स्वास्थ्य और पोषण
कम पानी वाले क्षेत्रों की विशेषताओं के अनुकूल हैं और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। उपयुक्त फसलों, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा नमी संरक्षण आदि पर किसानों में जागरूकता पैदा करना ही इस अभियान का उद्देश्य है। इस अभियान में किसानों को पानी की गहन ज़रूरत वाली फसलों से दूर ले जाकर ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना है जिनमें पानी का उपयोग कम से कम हो। पानी और बिजली का प्रभावी मूल्य निर्धारण करने वाली नीतियाँ बनाने में नीति निर्माताओं की सहायता करना इन वैकल्पिक फसलों के लिए खरीद और बाजार में सुधार ही सही फसल अभियान का लक्ष्य है। सही फसल के तहत देश के जल संकट वाले क्षेत्रों में कार्यशालाओं की श्रृंखला को आयोजित किया जा रहा है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को ये पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है अम्लीय वर्षा और उसके परिणाम। तो दोस्तों, ये सेकेंड पॉइंट है जो कि आपसे आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होती है जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छूट जाते हैं। ये पदार्थ वातावरण में बहुत ऊपर उठ सकते हैं जहां वे पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ मिश्रित होते हैं और एक प्रतिक्रिया करते हैं और अधिक अम्लीय प्रदूषक बनते हैं जिन्हें अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के परिणाम क्या हैं? तो दोस्तों, आपसे आपके क्वेश्चन के अंदर अम्लीय वर्षा और उसके परिणाम के बारे में ही पूछा गया था। तो दोस्तों, अम्लीय वर्षा के क्या क्या परिणाम हैं ये हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा के पारिस्थितिक परिणाम समुद्री आवासों में सबसे अधिक दृढ़ता से देखे जाते हैं, जैसे कि धाराएं, झीलों और दलदल जहां मछलियां और अन्य वन्यजीव विषयुक्त हो सकते हैं। अम्लीय वर्षा जल मिट्टी के कणों से एल्यूमीनियम का रिसाव कर सकती है क्योंकि ये मिट्टी से बहते हैं और फिर नदी और झीलों में बाढ़ आ जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा अम्लीय वर्षा कृषि, पौधों और जानवरों के लिए बहुत हानिकारक है। ये पौधों के विकास और जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को धो देती है। अम्लीय वर्षा कृषि को प्रभावित करती है जिस तरह से ये मिट्टी की संरचना को बदल देती है। ये जानवरों और मनुष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। ये पत्थर और धातु से बनी इमारतों और स्मारकों को भी नुकसान पहुंचाती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल काफ़ी हद तक एसिडिक रेन से प्रभावित है। आगरा शहर में कई उद्योग हैं जो वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्सर्जन करते हैं। लोग घरेलू ईंधन के रूप में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करना जारी रखते हैं, जिससे ये समस्या और बढ़ जाती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो तांबे से बनी है, वह भी 30 से अधिक वर्षों से अम्लीय वर्षा और ऑक्सीकरण की संचय क्रिया से क्षतिग्रस्त हो गई है और इसलिए हरी हो रही है। तो दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने आपको अम्लीय वर्षा और उसके परिणामों के बारे में बताया। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों को आपके असाइनमेंट के अंदर लिखना है। तो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं? मानव या पशु गतिविधियों से उत्पन्न कचरा जिसे अवच्छिन्न और बेकार के रूप में छोड़ दिया जाता है उसे ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। आमतौर पर ये किसी दिए गए क्षेत्र में औद्योगिकरण, आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न होता है और इसे विभिन्न तरीकों से संभाला जा सकता है। हालांकि कचरे को कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु और जैविक कचरे जैसी सामग्रियों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पर्यावरण सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए। ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन पर्यावरण स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे पर्यावरण नियोजन में शामिल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया कि बेसिकली ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड जो वेस्ट होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
ठोस अपशिष्ट निपटान प्रबंधन को आमतौर पर ठोस कचरे के संग्रह और उपचार की प्रक्रिया के लिए संदर्भित किया जाता है। ये उन वस्तुओं के पूर्ण चक्र के लिए समाधान प्रदान करता है जो कचरे या कूड़ेदान से संबंधित नहीं है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस रूप में वर्णित किया जा सकता है कि कैसे ठोस कचरे को बदला जा सकता है और एक मूल्यवान संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नगर पालिका के ठोस कचरे के अनुचित निपटान से अस्वच्छ स्थितियां पैदा हो सकती हैं और ये स्थितियां पर्यावरण को दूषित करती हैं, रोग और कीड़ों से फैल सकते हैं। ठोस अपशिष्ट निपटान प्रबंधन के कार्य जटिल तकनीकी चुनौतियां हैं। वे आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक समस्याओं की एक विस्तृत विविधता भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिन्हें बदलना और हल किया जाना चाहिए। ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन के तरीके। ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाना। इस प्रक्रिया में ठोस अपशिष्ट को एक खुले मैदान में जलाया जाता है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में ये सही तरीका नहीं है। सागर डंपिंग प्रक्रिया। ये समुद्र डंपिंग प्रक्रिया केवल तटीय शहरों में ही की जा सकती है। ये बहुत महंगी प्रक्रिया है और पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ठोस अपशिष्ट सैनिटरी लैंडफिल। ठोस अपशिष्ट सैनिटरी लैंडफिल प्रक्रिया सरल, स्वच्छ और प्रभावी है। इस प्रक्रिया में परतों को कुछ यांत्रिक उपकरणों के साथ संकुचित किया जाता है और पृथ्वी से ढक दिया जाता है, समतल किया जाता है और संकुचित किया जाता है। 3 से 5 मीटर की गहरी खुदाई खोदी जाती है और सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों पर कार्य करती है और इन्हें नीचे देखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ वर्ड बिल्कुल समझ ना आए, लेकिन दोस्तों ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को ऐसे ही लिखने हैं, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि EPA यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से 1986 में अधिनियमित किया गया था। ये केंद्र सरकार को अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए विशिष्ट पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए अधिकृत अधिकारियों को स्थापित करने का अधिकार देती है। ये अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। सबसे पृष्ठभूमि EPA यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अधिनियमों की जड़ जून 1972 का स्टॉकहोल्म में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन में निहित है, जिसमें भारत ने मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भाग लिया था। अधिनियम स्टॉकहोल्म सम्मेलन में किए गए निर्णयों को लागू करता है। संवैधानिक प्रावधान। EPA अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 353 के तहत अधिनियमित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 48A निर्देशित करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A में आगे प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। कवरेज। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू है। EPA अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना। इसके विभिन्न पहलुओं में पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करना, उन क्षेत्रों का प्रतिबंधन जिनमें कई औद्योगिक संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों का वर्ग संचालन या प्रक्रिया कुछ सुरक्षा उपायों के साथ अधीन नहीं किए जाएंगे
केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उनसे संबंधित शक्तियां और कार्य सौंप सकती है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति है। किसी उद्योग संचालन या प्रक्रिया का बंद, निषेध या विनियमन, बिजली या पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति का ठहराव या विनियमन, प्रदूषक निर्वहन पर प्रतिबंधन, कोई भी व्यक्ति या संगठन निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी पर्यावरण प्रदूषण का निर्वहन, उत्सर्जन या निर्वहन उत्सर्जन करने की अनुमति नहीं देगा। प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन, कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रियाओं के अनुपालन और निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालने या नहीं लेगा। प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, केंद्र सरकार द्वारा सशक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर प्रवेश करने का अधिकार होगा। आवश्यक समझी जाने वाली सहायता के साथ पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार निम्नलिखित की हकदार है: पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना करें। ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपा गए कार्यों को करने के लिए किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता देना। केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने के भी अधिकार है। सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति, किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को भेजे गए हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति की जा सकती है। अपराधियों के लिए दंड, अधिनियम के किसी भी प्रावधान का गैर अनुपालन या उल्लंघन एक अपराध माना जाएगा। EPA के तहत कोई भी अपराध 5 साल तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय है। कंपनियों द्वारा अपराध, यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो अपराध की प्रतिबद्धता के समय कंपनी के सीधे प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति को दोषी माना जाता है तब तक कि अन्यथा साबित न हो। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, यदि इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया है तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित न हो। HOD के अलावा कोई भी अधिकारी यदि दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और तदनुसार दंडित किया जा सकता है। अपराधियों का संज्ञान, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा की गई शिकायत के अलावा नहीं लेगा। केंद्र सरकार या पूर्व की ओर से कोई प्राधिकरण, एक व्यक्ति जिसने 60 दिन के नोटिस के बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, उसे केंद्र सरकार या उसकी ओर से प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। अधिनियम की कमियां, अधिनियम का पूर्ण केंद्रीयकरण, अधिनियम एक संभावित दोष, इसका केंद्रीयकरण हो सकता है जबकि ऐसा व्यापक शक्तियां केंद्र को प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकारों को कोई शक्ति नहीं है। पूर्व इसकी मनमानी और दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं। अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहता है। मनमानी को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सहानुभूति बढ़ाने के लिए नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है। प्रदूषकों का अधूरा कवरेज, अधिनियम प्रदूषकों की आधुनिक अवधारणा जैसे कि शोर, अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली और विकिरण तरंगों को संबोधित नहीं करता है।
तो जो बिगड़ते पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में ये चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। मैंने आप लोगों के साथ सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं एंड आपको इसी तरीके से इसको अपने असाइनमेंट के अंदर लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी एंड दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।